हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन। जल्दी से सभी कोई सेशन में जुड़ जाइए और जितने भी जेके पीएससी वाले रनर्स हैं उनको भी ज्वाइन करा लीजिए, ताकि हम लोग आज के सेशन में जो है आपका जो न्यू सिलेबस आया है जेके पीएससी 10+2 स्कूल एजुकेशन के बेस पे जो आपका न्यू सिलेबस आया है हम उस पर डिस्कस कर सके। ओल्ड सिलेबस तो आप सबके पास होगा ही, न्यू भी आ चुका होगा, आप लोगों ने अपने पास से एक्सेस कर लिया होगा। हम डिफरेंस देखेंगे, आप अपनी ओल्ड सिलेबस को चेक कर सकते हो और हम न्यू सिलेबस में डिफरेंस देखेंगे क्या नया नया ऐड हुआ है। क्योंकि सबसे पहला सेक्शन ए है, तो हम ए सेक्शन पे ही, क्योंकि हम हर सेक्शन का कोई न्यू टॉपिक अगर होगा तो उसको डील करेंगे, तो हम आपको बताते चलेंगे कि ये हम इस यूनिट का कर रहे हैं, ये इसका नया सेक्शन। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने विजया बैच के अंदर जो आपका जेके पीएससी के लिए बैच है, जो यूपीएचएससी के लिए बैच को फ्रेम किया गया था, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी कर रखे हैं। आपके कुछ कुछ जो न्यू पॉइंट्स आए हैं उनको हम अब करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो आज हम लोग इवैन इलिक उठाए हैं, ये कहाँ से उठाए हैं, कैसे उठाए हैं, आज पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, और जल्दी से सभी को सेशन को शेयर भी कर दो गाइस, फटाक से। तो ये देखो, ये आपका जेके पीएससी का सिलेबस है जो कि लेक्चर के पोस्ट के लिए 10+2 एजुकेशन के लिए है। और इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो आपका है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें देखोगे तो ये बायलेटरल, मतलब दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है हमने पढ़ रखा है। ये टर्म की वजह से ऐसा मत समझो कि नया है। नीड क्या है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का ये कर रखा है। डेफिनेशन क्या है, थिंकर्स का हमने टैगोर, गांधी जी, ऑरोबिंदो, जॉन डीवू, रूसो, फ्रायरे सब कर रखा है। इवैनिल ये एक न्यू जुड़ा है जिसको हम आज करेंगे। और चूंकि ये नया है और अभी तक हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इवैनिल से एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज डी स्कूलिंग सोसाइटी। लेकिन और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आपका जो है आज की क्लास में हम इस कंसेप्ट को डील करेंगे। और ये यूजीसी नेट वाले लर्नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैन लीक अब हमारे भी एग्जाम में लगातार 2-3 बार से पूछ रहा है, तो इसका हो सकता है ब्रॉडर एस्पेक्ट भी पूछ सकता है हमसे, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखो, यहाँ रियलिज्म कर रखा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कर रखा है, प्रैग्मेटिज्म कर रखा है, सांख्या कर रखा है, वेदांता कर रखा है, न्याय योगा कर रखा है, बुद्धिज्म जैनिज्म कर रखा है, इस्लामिक कर रखा है। अब आते हैं भागवत गीता। भागवत गीता में वैल्यू कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें कोई एजुकेशन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि भागवत गीता का कोई एजुकेशन स्पेसिफिक है जिसको स्पेसिफिकली पढ़ाया जाए आप लोगों को। तो ये जो भागवत गीता में कैसा हम वैल्यू फॉर्म करते हैं क्या है, ये चीज मतलब आप जनरल जो हम गीता वगैरह वो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग तो जनरल हमारा जो वैल्यूज होता है, ट्रुथ और ये सब वो चीज होता है। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जिसको अलग से पढ़ाया जाए, बट फिर भी आई विल सी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को भी आज लेने का सोचा था, बट मैंने देखा कुछ ऐसा खास नहीं आता जो पढ़ाया जाए। उसके बाद हमने ये स्कूल पढ़ रखा है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशनल थॉट में स्वामी विवेकानंद को पढ़ रखा है। राधा कृष्णन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो ये जो वन का आपका जो सिलेबस का ए पार्ट है वो हमने अपनी जेके पीएससी की बैच में सब कर रखा है, एक्सेप्ट टू इवैनिलिक और राधा कृष्णा, जिसको कि हम आज करेंगे। इवैनिलिक और राधा कृष्णा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आते हैं हम ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें बात करेंगे तो ये सब हमने कर रखा है, इनकल्चरेशन, इकल्चरेशन, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी, है ना। हमने ये कास्ट सिस्टम ये सब देख रखा है। मीडिया का क्या रोल है सोशल, ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन डिमांड्स ऑन इंडियन एजुकेशन, ये हमने मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कर रखा है। ये इन्होंने बस डिफरेंशिएट किया है, एक्चुअली में हमने मॉडर्नाइजेशन को अलग से पढ़ रखा है। उसके बाद सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब आपका पुराने सिलेबस से ही है। सोशल एजुकेशन, स्टेटस, मोबिलिटी, ये सारा कुछ ये हमने कर रखा है, यानी 1B में कुछ भी नया नहीं है जो पढ़ाने का है। नेक्स्ट आता है 1C, हम आज यहीं तक डील करेंगे क्योंकि इस तक आपको बताने की कितना हमने कर रखा है कितना नहीं। तो देखो, ये सारी थ्योरी हमने कर रखी है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमने कर रखा है। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंट, ये एक्चुअली में कैसा है, ये वही जो हम लोग रिसर्च में जो बात करते हैं उसी रिस्पेक्ट वही कंसेप्ट यहाँ पर है। डेवलपमेंट में लंबे समय तक और एक टाइम पे जब हम स्टडिंग, है ना, स्टडिंग डेवलपमेंट है, यानी ये रिसर्च आप डेवलपमेंट को किस तरीके से रिसर्च स्टडी कर रहे हो, तो वो इन्हीं रिसर्च से। फिर इन्फ्लुएंस कौन कौन सा करता है। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रखा है, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रखा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ रखा है, सोशल लर्निंग पढ़ रखा है, मोटिवेशंस के हमने अलग अलग सारे, यहाँ देखो
थ्योरी में सिर्फ दो ही बोला है, मैस्लो और रॉजर्स, लेकिन हमने सारे मोटिवेशन थ्योरीज करे हैं। पर्सनालिटी में आ जाओ तो फियर्ड का मॉडल हमने कर रखा है। टाइप थ्योरी में ये चारों के बारे में पढ़ रखा है। ट्रेड थ्योरी कैटल एल्पोर्ट इनके बारे में पढ़ रखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी देख रखा है। पर्सनालिटी थ्रू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कर रखा है। इंटेलिजेंस इनके टेस्ट, गिलफोर्ड, गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब हमने कर रखा है। यानी साइकोलॉजी में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपका छूटा हुआ है, राइट। नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट पे, ये भी चेक कर लेते हैं। तो concept and scope of inclusive education, principles of inclusive, need and importance, difference between inclusive and special कर रखा है हमने। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यहाँ एक ही पूछा, लेकिन हमने और भी पढ़ रखा है। समग्र शिक्षा में रमसा, ये सब कुछ जो है वो सब भी हमने देख रखा है। इक्विटी अकॉर्डिंग टू एनईपी एंड इक्विटेबल एजुकेशन कर रखा है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बैरियर्स, ये सब हमारा वही है। ये एक नया पार्ट लग रहा है, डिजिटल इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बेस पे बात कर रहा है। उसके अलावा कुछ डिजिटल डिवाइस है जिसके जिक्र मैंने यूनिट 10 में कर रखा है आप लोगों के साथ। कुछ डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो भी जिक्र कर रखा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है, और ये पढ़ाने वाली पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये करंट बेस्ड है। अभी कौन से ऐसे ऐसे डिजिटल इंटरवेंशन चल रहे हैं जो ट्रेंडिंग में है, अभी हम आज पढ़ेंगे, फिर 3-2 महीने बाद कुछ नया आ सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत जोर से इंटरवेंशन हो रहा है। तो इसको आपको नेशनल टेक्नोलॉजी जो फोरम है उस पे आपको अपडेट रहते रहना होगा, बार बार उस फॉर्म पे अपडेटेड रहते रहना होगा, ताकि ये आपको पता चल सके कि कौन सा डिवाइस है नहीं है। वे ऐसे हमने बेसिक क्यूमिजेरो 100 ऐसे करके जो कुछ कुछ डिवाइसेस है, कुछ कुछ जो है वो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। कुछ एप्स का भी जिक्र कर रखा है। तो यहाँ तक हमने डी तक मतलब समझो हमारा सब है। बस ये जो इवान इलिक और राधा कृष्णा है वो हम करेंगे आज इवान इलिक करेंगे ओनली। उसके बाद जो ये आपका ई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, एफ की बात करें, जी की बात करें, एच की बात करें और आई की बात करें और जी, ये हम लोग नेक्स्ट जो भी सेशन लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे इसमें से कितना कुछ कर रखा है और कितना कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है। तो चलो फिर हम आज इवानिलिक को समझते हैं। और इवानिलिक बिल्कुल आपकी बेस कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड है। और सभी को सेशन को शेयर भी करो गाइस, सेशन को लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। एंड यस, ये जो फ्री, चूंकि ये नए टॉपिक्स में इसलिए फ्री में भी करा रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों को खोजना मुश्किल है, तो आपको भी करा दे रही हूँ। बट ये मैं कंटिन्यू तभी रखूंगी जब आप इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, है ना। जितने लोग जुड़ सकते हो जुड़ो, सेशन को लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा सेशन एंड ऑल। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। एंड ये जिनको ये सारे सिलेबस को करना है और इनरोल करना चाहते हो वो विजया बैच में इनरोल कर सकते हो। 6 मंथ की वैलिडिटी है, आपको अभी से जब भी 6 महीने में जब भी एग्जाम हो तब तक की वैलिडिटी उसमें है। क्रैश कोर्स 2025 के लिए यूजीसी नेट के लिए भी कोई इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। आपको आज की क्लास से भी आइडिया लगेगा कि मैं कोई भी टॉपिक, चाहे वो यूजीसी नेट हो चाहे किसी भी बैच का हो, मैं बहुत ही डीप और बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ कि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो किसी भी एग्जाम में आया हुआ है। आज जो हम इवानिलिक पढ़ने वाले हैं उस इवानिलिक में जो मैं कंसेप्ट के बाद जो पीवाईक्यू कराने वाली हूँ वो मैंने कुछ क्वेश्चन जो सीटेट में आया है, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आया, कॉमन क्वेश्चन, दैट इज इवानिलिक का डी स्कूलिंग सोसाइटी। उसके बाद इवानिलिक का एक दो और बुक आया है वो भी हम करेंगे जो किसी बीएड या एमएड एग्जाम्स में आ चुका है। उसके बाद जब हम बात करें तो इवानिलिक का हमारा जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या बोलते इसको, कुछ कंपोनेंट्स हैं इनके, कुछ 4 अप्रोचेज हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है वो आपके डीएसएसपी वगैरह में। तो जितना मुझे मैक्सिमम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मिले वो मैंने आज की सेशन में रख लिया ताकि आपको ये भी आइडिया लगे कि इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि ये नया टॉपिक है। हम अभी तक सिर्फ इनके नाम से इतना ही जानते हैं, डी स्कूलिंग सोसाइटी, लेकिन और क्या तो हम वो देखते हैं। तो रेडियो सभी को जल्दी से थम्स अप का साइन दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और काइंडली सभी को सेशन को शेयर करो। और जिन लोगों ने अभी तक ऐप को रेट नहीं किया है, प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐप को रेट करो प्ले स्टोर में भी जा करके, और आप वेबसाइट के थ्रू कोर्सेज को भी रेट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इवानिलिक, इवानिलिक है क्या? तो ये एक ऑस्ट्रेलियन फिलोसफर है जो कि कहाँ बॉर्न हुए, वियना में। कब? 1926 में।
मेरे लिए बॉर्न डेट भी अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट में पूछ रखा है कि कब सीक्वेंस में अरेंज करी, तो हो सकता है कि हमसे फिर से यूजीसी नेट में भी पूछ दे या फिर अलग से पूछ दे, क्योंकि वैन इली का भी यूजीसी नेट में भी पूछने लगा है। उनके जो फादर हैं वो क्रोटियन थे, कैथोलिक हेली थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। उनकी मदर जूइश थी। ड्यू टू हिज वेरीगेटेड एंसेस्ट्री, मतलब बहुत वैरायटी उनकी एंसेस्ट्री में था, है ना, विविधता थी, इसीलिए इलिक जो थे वो इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सब उनके नेटिव लैंग्वेजेस में आते थे। इवान इलिक एक विजनरी फिलोसफर, क्रिटिक और सोशल थिंकर थे, और उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इनका ये स्टेटमेंट, अगेन हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा अब आपका ये खुद का टास्क है, क्योंकि स्टेटमेंट किसी भी थिंकर की जाओगे तो 20 से 50 स्टेटमेंट है, हर 50 स्टेटमेंट को नहीं कर सकते हैं हम। तो मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो आपको पीवाईक्यू में मुझे दिखा, तो मैंने पीवाईक्यू ना लेके उसका कंसेप्ट डाल दिया या उसका पॉइंट्स डाल दिया है। और इसके अलावा भी आप अपनी एंड से इन थिंकर जो नया पॉइंट जुड़ा उसे कम से कम 4 से 5 थिंकर को, 4 से 5 और ऐसे स्टेटमेंट जो ट्रेंडिंग स्टेटमेंट हो या जो बहुत इफेक्टिव लगे आपको, वो जरूर लिखो। तो उन्होंने कहा स्कूल एक ऐसा एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो एडवर्टाइज करे, जो आपको ये बिलीव करेगा कि इसमें सोसाइटी को बिल्कुल ऐसा ही जरूरत है, दैट यू नीड द सोसाइटी एज इट इज। आपको वो ये बताएगा कि आप सोसाइटी को ऐसा ही चाहिए, आप मतलब वो इस तरीके का एड दिखाएगा, एडवर्टाइज करेगा कि आपको लगे कि ओके सोसाइटी नीड्स दिस थिंग्स, यही चीज चाहिए सोसाइटी को। तो ये चीज बोलता है कि स्कूल एक ऐसा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ठीक है। 1956 में जब वो 30 साल के थे तो इलिक ने वाइस रेक्टर ऑफ द कैथोलिक यूनिवर्सिटी पुरेटो रिको में अपॉइंट हुए। वो बीइंग अ पार्ट ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, इलिक ने अपॉर्चुनिटी दी और क्लोजली फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनाइज किया, है ना, क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, सब चीजों को। ये जनरल इंट्रो है, हम धीरे धीरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे। फिर उनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट, आपने अपनी यूजीसी नेट के एग्जाम में देखा होगा, रीमर, एवरेट रीमर जो थे, जो कि ये भी इनके साथ डी स्कूलिंग सोसाइटी में काम किए थे, इन्होंने भी कई बुक्स लिखे। उसने वेल नोन वर्क, उनकी सबसे नोन वर्क कौन सी, वीमर स्कूल इज डेड, अल्टरनेटिव इन एजुकेशन। इसमें उन्होंने स्कूल सिस्टम के आइडिया को रखा, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, और इन्हीं की एसोसिएशन से बेसिक आइडिया जो इली का था वो डेवलप हुआ एजुकेशन, वो डेवलप हुआ एजुकेशन में। यानी अभी तक हमने 2 स्लाइड पढ़ा, जिसमें पहला कि ये कहाँ बॉर्न हुए, वियना, और ईयर 4 सितंबर 1926। ये विजनरी फिलोसफर, क्रिटिकल और सोशल थिंकर थे। इनके जो मेन वीमर थे, इन्होंने इनके साथ मिलकर कई बुक्स लिखी, और जो बयान इली का जो स्कूल ऑन एजुकेशन पे जो पॉइंट है उसको सपोर्ट किया। और रीमर की खुद की एक बुक, कौन सी बेस्ट नोन बुक है, अल्टरनेटिव इन एजुकेशन। स्कूल इज डेड, स्कूल डेड है, चूंकि ये डी स्कूलिंग के साथ मिलता है इसीलिए ये भी स्कूल को डेड बोलते हैं। कहते हैं वो बहुत ही अच्छे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंगेज हुए अलग अलग टॉपिक्स, जैसे सोशल जस्टिस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। ये पूछा हुआ है सीटेट के एग्जाम में कि इवान इलिक किन किन चीजों के साथ इंगेज थे, तो सोशल जस्टिस भी, टेक्नोलॉजी भी और एजुकेशन भी। इलिक का बहुत सारा वर्क था, जिसमें से 1970s में उनके वर्क जो है इमर्ज होना शुरू हुए, जो आपकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, कंसिक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब जो स्कूल की बात करें उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस को चैलेंज करना उन्होंने शुरू किया। मतलब ये जो स्कूल्स बन रहे थे, जिसको उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्था जो बन रही थी। और उन्होंने पहली बुक कब, 1971 में, डी स्कूलिंग सोसाइटी। दूसरी टूल फॉर कॉन्विवैलिटी 1973, और भी बुकें आगे देखेंगे, है ना। ये बुक को उन्होंने, जो इसके अंदर इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम को क्रिटिक किया, जो सेंट्रलाइज सिस्टम यानी वो सिस्टम जहां पर सेंटर से सब कुछ डिसाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन चल रहा है। चाहे एजुकेशन, उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, वो हिंडर कर रही है, रोक रही है क्या, एक पर्सन के फ्रीडम को, क्रिएटिविटी को, उसके ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, इन सबको रोक रही है। इलिक का जो रेडिकल एनार्किस्ट व्यूज पूछा हुआ है, अराजकतावादी, याद रखना ये पूछा हुआ है कि इलिक का कौन सा व्यू है,
अराजकतावादी यानी किसी के अंदर काम नहीं करना, लिबरेशन, इसी को आप लिबरेशन भी बोल सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही पूछा हुआ है लिबरेशन। पहले वाइडली नोन थे, 4 बुक इसके बेस पे उन्होंने लिखा, जो जो स्कूल से छुटकारा और ये जो इस तरीके की चीजें इनसे छुटकारा दिला रही हो, जिसमें पहला 1971 में डी स्कूलिंग सोसाइटी, 1973 में टूल्स ऑफ कॉन्विवियलिटी, एनर्जी एंड इक्विटी 74 में, और मेडिकल नेमेसिस 1976 में। नाम से ही पता चल रहा है मेडिकल, यानी यहाँ भी उन्होंने वही बात की, पर मेडिकल के टर्म में बात करी। किसके टर्म में? मेडिकल के टर्म में। तो ये 4 इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, जहां पे इन्होंने फ्रीडम, क्रिएटिविटी, इन सब की किसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा था, ये जो सेंट्रल सिस्टम था, उसके अगेंस्ट। कहते हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी में उन्होंने क्वेश्चन किया मोनोपोलाइजेशन, ये जो एजुकेशन का एक मोनोपोली चल रहा है, यही जैसे चल रहा वैसे ही फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसको इन्होंने बदलने की बात की, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। इलिक ने एम्फेसाइज किया कि नीड फॉर डिसेंट्रलाइज लर्नर सेंटर अप्रोच, जो प्रमोट करा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, है ना। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इन चीजों को सेंट्रलाइज जो चल रहा है ना, इसको बदलो, रेडिकली ट्रांसफॉर्म करो, और जरूरत है डिसेंट्रलाइज करने का। और डिसेंट्रलाइज यानी लर्नर सेंटर के अप्रोच में ऐसे जो आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रमोट करेंगे। ये कहता है थ्रू इंटरव्यू, कन्वर्सेशन, इमर्शन एक्सपीरियंस, उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए डाटा को लेने के लिए। इलिक को पहला हैंड मतलब फर्स्ट हैंड प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राइमरी सोर्स उनको मिला शॉर्टकमिंग्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जहां उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का शॉर्टकमिंग्स बताया। उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के थ्रू, है ना, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ली कि सोसाइटी का एजुकेशन में रोल क्या है, सोसाइटी का एजुकेशन में रोल क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। उन्होंने क्वेश्चन किया मोनोपोलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये लर्नर सेंटर अप्रोच है जो प्रमोट करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और इसी से उन्होंने पहला फर्स्ट हैंड साइड को गेन किया। ठीक है, इसके बाद करें द बुक जो है वो इनकरेज किया अ शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूलिंग टुवर्ड्स अ मॉडल ऑफ लर्निंग। अब क्या उन्होंने ट्रेडिशनल यानी फॉर्मल से एक मॉडल ऑफ लर्निंग की ओर शिफ्ट किया। इसमें बहुत सारे की पॉइंट है जो एग्जाम में आया हुआ है, जो वैल्यू करेगा किसी के पर्सनल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल स्किल्स और उनकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस की। ही प्रपोज द नॉन हायरार्कियल अप्रोच टू एजुकेशन। कौन सी अप्रोच? हायरार्की जो चली आ रही थी वो नहीं, उन्होंने नॉन हायरार्कियल अप्रोच बोला, जहां इंडिविजुअल्स अपना चार्ज खुद ले सकते हैं। और जैसे ही ये बात करता है तो ऐसी लर्निंग को हम लोग कौन सी लर्निंग कहते हैं? इनफॉर्मल कहते हैं ना, इनफॉर्मल। यानी कि इन्होंने इन्वॉल्व किया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लर्निंग वेव। दूसरा की पॉइंट कौन सा वेव? लर्निंग वेव। अभी ये क्या है आगे देखेंगे, जहां लर्नर चूज कर सकते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, ये सारा कुछ। यानी अगर हम बात करें तो इवान इलिक ने अपनी डी स्कूलिंग सोसाइटी में कहा कि भाई डी स्कूलिंग मतलब सोसाइटी में जो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है इसको बंद करो, ये जो सेंट्रल सिस्टम है इसको बंद करो, इनकी जगह पे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या लेके आओ? रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के आओ आप डी स्कूलिंग सोसाइटी से, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आप लेकर के आओ, मूव करो टुवर्ड्स न्यू मॉडल ऑफ लर्निंग। और न्यू मॉडल ऑफ लर्निंग कैसा होना चाहिए? जो आपकी जो हायरार्की बेस चली आ रही थी इसकी जगह पे नॉन हायरार्की मॉडल होना चाहिए, नॉन हायरार्कियल अप्रोच होना चाहिए, जहां इंडिविजुअल अपनी लर्निंग का टास्क खुद ले सके। जहां पहले फॉर्मल चली आ रही थी इसी को क्रिटिक करके इन्होंने कहा कि इसको इनफॉर्मल तरीका करो। चलेगा, फॉर्मल स्कूल भी अगर रख रहे हो रखो, लेकिन उसके अंदर तरीके ये रखो जो कि कैसा एस्टैब्लिशमेंट करो, लर्निंग वेब का एस्टैब्लिशमेंट करो। और वो लर्निंग वेब कैसा होना चाहिए? जहां आप कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ये आप डिसाइड कर सकते हो। उन्होंने कहा उनकी जो एंटी इंस्टीट्यूशनल मतलब डी स्कूलिंग आर्गुमेंट जो था उसमें उन्होंने 4 एस्पेक्ट दिया। पहला तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को क्रिटिक किया, संस्था जो भी संस्थागत था उसको क्रिटिक किया, एक्सपर्ट्स और जो एक्सपर्टाइज अपना दे रहे हैं उन पे क्रिटिक किया, जो विशेषज्ञ हैं कि ऐसे होना चाहिए उस पे क्रिटिक किया, कोमोडिफिकेशन पे, वस्तुकरण, जो एजुकेशन सिस्टम को कोमोडिफाई कर दिया गया था, एक
तरीके से इसको सेल्फ प्रोडक्ट बना दिया गया था, इस पे क्रिटिक किया। और प्रिंसिपल ऑफ काउंटर प्रोडक्टिविटी पे भी ये लिख किया। काउंटर उत्पादकता यानी कोई भी प्रोडक्टिविटी का जो काउंटर प्रोडक्टिविटी है उस पे भी क्या देखेंगे आगे। इवान इलिक ने क्रिटिसाइज किया कि मॉडर्न सोसाइटी लाइफ इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है, यानी हम इसे बहुत इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जैसे बताता है हम वैसे ही एक पैरासाइट हो जा रहा है या एक कैंसर की तरह हो गया है इंस्टीट्यूशन, जो हमारी क्रिएटिविटी को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। इट किल्स कॉन्वाइवल रिलेशनशिप, कॉन्वाइवल मतलब और जो हमारा अलग अलग तरीके का जो किसी लोगों से मिलना जुलना, उनके बेस पे डिस्कशन करना, उन रिलेशनशिप्स को क्या कर रहा है, ये मार रहा है ना। ये पैरासाइट की तरह काम कर रहा है, कैंसर की तरह काम कर रहा है, जो हमारी क्रिएटिविटी को मार रहा है। उन्होंने कंट्रोल नॉलेज प्रोडक्शन डिसाइड किया कि लेजिटिमेट नॉलेज क्या है, कैसे इनको अक्वायर करें। उन्होंने कहा स्कूल कुछ नहीं है, अभी जो मैंने कोमोडिफिकेशन की बात की, बल्कि ये क्या है, प्रोडक्शन एंड मार्केट ऑफ नॉलेज। ये कोमोडिटी हो चुका है, एक चीज हो चुका है, एक्टिविटी की जगह पे एक समान वस्तु की तरह हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इलिक ये भी जान लो, कि ये जानना बहुत जरूरी है कि इलिक स्कूल के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है आप स्कूल रखना चाहते हो रखो, पर एक सर्टेन रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जब बहुत स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल्स लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एक्सपर्ट्स या और एक्सपर्ट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि डी स्कूलिंग वो है जो डोमिनेंस ऑफ स्कूल और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एजुकेशन, जिससे नॉलेज जो है वो कोमोडिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए वो डी स्कूलिंग पे फोकस कर रहे हैं, है ना। उनका कहना था कि अगर आप स्कूल के अंदर कॉन्वाइवल रिलेशनशिप यानी और मिलनसार कुछ ऐसा सिचुएशन अल्टरनेटिव ला रहे हो करो, पर मैनिपुलेटिव इंस्टीट्यूशन मत करो, मतलब लोगों को मैनिपुलेट मत करो कि ऐसा ही सोसाइटी चाहते हैं या कुछ भी। उन्होंने इन्वॉल्व किया कॉन्वाइवलिंग का मतलब जहाँ पे ऑटोनोमस क्रिएटिव कम्युनिकेशन हो लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन ऑफ पर्सन हो, उनका इन्वॉल्वमेंट के साथ रिलेशनशिप हो, ऐसा। पीछे जो हमने लर्निंग बात की, उन्होंने कहा लर्निंग वेब क्या है, हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, एक तरीके का न्यू फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। याद रखना उनका न्यू फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल की तरह ही है, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू इवानिली गुड एजुकेशन सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग थ्री पर्पस। पहला, टू प्रोवाइड ऑल हु वांट टू लर्न एक्सेस टू रिसोर्स एट एनी टाइम इन देयर लाइव्स, है ना। सबको लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, किसी भी समय अपनी लाइफ में कभी भी कहीं भी चाहे। To make it possible for all who want to share knowledge, to find those who want to learn from them, और उनको भी खोजना है जो अपनी नॉलेज देना चाहते हैं, और उनको भी खोजना है जो उनसे लर्न करना चाहते हैं, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। क्लियर। और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो उन पर्सन्स के लिए एंड इशू टू द पब्लिक टू मेक देयर आर्गुमेंट्स नोन, उनकी बातों तक उनके अपने तर्कों को बता सके, उनके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी रखो, ऐसे मुद्दे जो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हो, और उस प्रेजेंटेशन बातों को हम रीजन दे सके, हम आर्गुमेंट कर सके। ये चीज इन्होंने बात की अपनी एजुकेशनल लर्निंग वेब में, और ये पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, और प्लीज सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो, इसके अलावा इन्होंने 4 अप्रोच दिए अगर आपको एजुकेशनल गोल को अचीव करना है तो। वो क्या, सबसे पहला रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स मतलब अब यहाँ पे क्या, आप उनको टूल्स, फॉर्मल लर्निंग में जो यूज, फॉर्मल लर्निंग उनकी कौन सी, जो फिक्स्ड लर्निंग, याद रखना, मैं बार बार रिपीट करी हूँ ये पॉइंट। फॉर्मल लर्निंग देख के ऐसा मत बोलना कि मैम आप तो फॉर्मल लर्निंग लिखवाई थी, मैं बार बार रिपीट करी हूँ। उनका जो फॉर्मल लर्निंग जिसको उन्होंने क्रिटिक किया था कि फॉर्मल लर्निंग यहाँ पर हमारा जो है ना, क्या, जो फिक्स सिचुएशन स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह न्यू फॉर्मल लर्निंग, और वो क्या था, नेटवर्क ऑफ वेब लर्निंग, और इसी को हम लोग इनफॉर्मल बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, टर्म वही यूज किए हैं पर हम समझेंगे वैसे। लेबोरेटरी म्यूजियम फैक्ट्री, ये ऐसे स्पेसेस उनको तो जहाँ वो डायरेक्टली इंगेज कर सके, यानी रेफरेंस सर्विसेज उनको। दूसरा स्किल एक्सचेंजेस,
ऐसे प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करो जहां वो अपने स्किल्स को लिस्ट आउट कर सके, उस लिस्ट से अपने दूसरे लोगों को सर्विस दे सके, टीचिंग का कंडीशन सीख सके, पर्सन टू पर्सन लर्न कर सके, है ना, इनफॉर्मल जो है हमारा बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड स्किल्स ये सब प्रमोट कर सके, ये सब। तीसरा पीयर मैचिंग, यहाँ पे लर्नर्स के साथ कनेक्ट कर सके, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग, म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर्स लर्निंग प्रोसेस, ये कर सके। और डिफरेंट सर्विसेज टू एजुकेटर्स एट लार्ज, कहता है डायरेक्टर स्टाइल लिस्टिंग ऑफ एजुकेटर इंक्लूडिंग देयर एक्सपर्टाइज, अवेलेबिलिटी एंड टीचिंग कंडीशन, ये लर्नर ड्राइवन सेक्शन को सपोर्ट करता है। डेमोक्रेटाइज करता है, कैसे टीचिंग रिसोर्सेज को एसेस किया जाए, कैसे टीचिंग रिसोर्सेज को क्या किया जाए, एसेस किया जाए, इसको डेमोक्रेटाइज करता है। ये होता है हमारा 4 अप्रोच, यानी पहला रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जहां आप उनको रिसोर्सेज मटेरियल्स दे रहे हो, स्पेसेस दे रहे हो टू इंगेज, टू लर्न, टू एक्सेस। दूसरा स्किल एक्सचेंज करो, आप अपने स्किल्स को लिस्ट आउट कर रहे हो, उस स्किल से रिलेटेड ऑफर्स दे सर्विसेज दे रहे हो, दूसरे पीयर मॉडल जो है वो कर रहे हैं, यानी स्किल एक्सचेंज हो रहा है। तीसरा पीयर मैचिंग, यहाँ हम पीयर के साथ सिमिलर टॉपिक्स पे लर्नर्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी कर रहे हैं, डिस्कशन बेस कर रहे हैं। एंड देन रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेटर एट लार्ज, ये डायरेक्ट स्टाइल लिस्टिंग ऑफ एजुकेटर, जो एक्सपर्टाइज, अवेलेबिलिटी, टीचिंग कंडीशन, इन सब की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये 4 अप्रोचेज है जो मेरे एजुकेशनल गोल में हम बात करते हैं। अब जो हमने इतना पॉइंट्स पढ़ा, इन सब का चूंकि इवान इलिक ने प्राइमरी क्लासरूम में आज के टाइम पे जो हमारे इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, या किसी भी क्लासरूम में, तो उन्होंने लर्नर सेंटर प्रमोट करने को कहा, सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच कहा, उन्होंने कहा अल्टरनेटिव मॉडल करो, जैसे होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारा। अनस्कूलिंग मतलब स्कूल ना जाके घर पे हम करा रहे हैं, होम स्कूलिंग हम स्कूल की जगह घर पे उनको सिखा रहे हैं, ये चीजें उन्होंने ऐसे ऐसे मॉडल्स लाने के लिए कहा है। प्राइमरी क्लासरूम में एलिक बेनिफिट्स करते हैं, स्टूडेंट की एजेंसी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑथेंटिक लर्निंग, जितना पीछे हमने पढ़ा, पेडागोजिकल प्रैक्टिस है ऐसे जहां पे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, सोशल जस्टिस की बात, रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में करिकुलम को इंटीग्रेट करना, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल्स को सेट करना, है ना, ये सब चीज इवान इलिक ने अपने पॉइंट पे बात की। ये सारा पॉइंट जो है इवान इलिक ने डिस्कस किया। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। तो इनकी बुक्स को याद रखना। कब फिर से एक बार सारे पॉइंट्स को डील करें। 1926 इन्होंने कहा है स्कूल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो आपको ये बिलीव कराता है कि यू नीड द सोसाइटी, आप सोसाइटी को वैसे ही चाहते हो जैसा वो है ना। इसके बाद इन्होंने रिमर के साथ मिलके, जो कि एक बुक थी उनकी, स्कूल इज डेड अल्टरनेटिव इन एजुकेशन, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आ चुका है। इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे बहुत नेगेटिव कंसिक्वेंसेस कहा, और इसलिए इन्होंने कुछ बुक्स लाए, जैसे डी स्कूलिंग सोसाइटी, टूल फॉर कैनिबल, इक्विटी एंड एनर्जी एंड इक्विटी, मेडिकल निमीज, ये सारा। उसके बाद उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी में एजुकेशन का जो मोनोपोलाइजेशन है उस पे सवाल उठाया फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और उसको बदलने के लिए, यानी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला। वो फर्स्ट हैंड इनसाइट्स गेन किए फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, और उनके बेसिस पे उन्होंने लर्निंग वेब्स को डेवलप करने को कहा स्कूल रखना रखो, लेकिन ये जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम इसको खत्म करके डिसेंट्रलाइजेशन एजुकेशन करो, और लर्निंग वेब बनाओ जहां वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, खुद चुने। और इन्होंने डी स्कूलिंग के 4 एस्पेक्ट में, एंटी इंस्टीट्यूशनल में 4 चीज पे क्रिटिक किया। एक तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे, दूसरा जो एक्सपर्ट्स थे, कमोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और काउंटर प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा इन्होंने कॉन्वाइवल रिलेशनशिप की बात करी, यानी आप और अल्टरनेटिव क्या ला सकते हो जिससे मिलनसार हो, जिससे हम लोगों के साथ इंगेज हो सके, ऐसा, है ना, इन चीजों को लाए, ना कि ऐसा जो कि हमको पैरासाइट बना दे या कैंसर की तरह हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा स्कूल कुछ नहीं है बल्कि एक ऐसा मार्केटिंग और नॉलेज एजेंसी है जहाँ कमोडिटी, जहाँ एक्टिविटी, इन सब की बात करते हैं। और डी स्कूलिंग आपके मीट करता है क्या, डोमिनेंस ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन एजुकेशन, है ना, इस चीज को मीट करने के लिए, जो स्कूल का डोमिनेंसी चल रहा है, इनको मीट करने के लिए डी स्कूलिंग की कंसेप्ट आई, जहां नॉलेज कोमोडिफाई हो चुका है, इसको कम करने के लिए। फिर लर्निंग वेब में उन्होंने 3 बात कहा, ऐसा जहां सबको एक्सेस मिले, दूसरा जहां नॉलेज शेयर करे, और तीसरा जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और इसके लिए उन्होंने 4 गोल बोले, पहला सर्विसेज का रेफरेंस, दूसरा स्किल एक्सचेंज, तीसरा पीयर मैचिंग, और चौथा सर्विसेज टू एजुकेटर इन लार्ज। तो ये सारी बात जो है इवान इलिक ने बात करी अपनी पढ़ा क्लासरूम में भी उन्होंने होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग, ये सारी बात करी। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
पहला क्वेश्चन है करो, इवान इलिक इज पॉपुलर फॉर। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल है ये तो। पहला क्वेश्चन बहुत हमारे एग्जाम में आ चुका है। मैच द फॉलोइंग में मैंने आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आज की क्लास में दिया है जो कि मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है पीवाईक्यू। तो उसमें बाकी चीज हम लोगों को पढ़ने का नहीं है, लेकिन उसमें डी स्कूलिंग सोसाइटी वैन लिख का था, तो इसलिए मैंने उसको डाला ताकि आप बाकी भी इसे अगर आ भी गया तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 2, डी स्कूलिंग सोसाइटी क्या एडवोकेट करता है? वेरी गुड, बिल्कुल हमारा ये एबोलिशन, स्ट्रॉन्गर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, सेंट्रलाइज तो डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्कूलिंग को अबॉलिश करने के लिए, और इनफॉर्मल लर्निंग नेटवर्क जिसको लर्निंग वेब के नाम से हमने जाना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 3, ये सीटेड का क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं पर मैंने अपने लेवल से सर्च करके आपको ऐड ऑन करा है, जितना मुझे मिला जो डिफरेंट है। देखो इवैन सबसे ज्यादा क्वेश्चन डी इवैन एलिक किसके लिए पॉपुलर है वही पूछा है। एक उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस हुआ उनका कि डी स्कूलिंग सोसाइटी क्या है। उसके बाद ये सब जो एक एक दो दो क्वेश्चन कर रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में बीएड एमएड डीएसएसबी इन सब में। तो बिल्कुल है ना, ईमान बिलीव तो बिलीव किए थे कि स्कूल एक ऐसा है जो क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। स्कूल एम्फसाइज कर रहा है स्टैंडर्ड टेस्टिंग को ओवर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहाँ पे बिल्कुल ए एंड आर ट्रू है और आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट करो, इवान इलिक का लर्निंग वेब एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब वन लाइनर है, ऐसे तो आपके जेडीपीएससी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये बीएड का क्वेश्चन है किसी एंट्रेंस एग्जाम का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इनफॉर्मल पीयर लर्निंग नेटवर्क है ना। इवैनिलिक लर्निंग वेब क्या है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, इनफॉर्मल पीयर लर्निंग नेटवर्क के साथ। चार अप्रोच हमने देखा था, स्किल एक्सचेंज, पीयर कंपटीटर, फिर क्या था और बताओ। रिसोर्सेज का था और एक वेब नेटवर्क से रिलेटेड था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इवैनिलिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली एम्फसाइजेस। तो उन्होंने क्या बोला था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनफॉर्मल एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लर्निंग की बात की थी, नहीं की थी। उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लर्निंग की बात, उन्होंने तो इसको एंटी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोला है ना। टेक्नोलॉजी ये इस सब पे बात नहीं की। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 6,
3 ये रिस्ट्रिक्ट करता है नेचुरल लर्निंग एंड प्रमोट करता है डिपेंडेंस को। और सभी को प्लीज सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो गाइस। आप लोगों का रिस्पॉन्स जितना पॉजिटिव होगा, मैं जो भी न्यू टॉपिक्स है वो इसको फ्री में कराऊंगी, अदरवाइज मैं कोर्स के अंदर ही डायरेक्ट लूंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा सिलेबस कर रखा है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not part of ELIC 4 learning network? कौन सा नेटवर्क था? लर्निंग वेब लर्निंग नेटवर्क जो बोला था उन्होंने। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर्ड उन्होंने कोई चीज ही नहीं डिस्कस की थी। स्किल एक्सचेंज था, पीयर मैचिंग था, ये था, है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसी क्वेश्चन का बात कर रही थी कि इसमें भी डी स्कूलिंग सोसाइटी था तो मैंने डाल दिया है। डेफिनेटली बाकी हमारे नाम का नहीं या हमको पढ़ना नहीं है, पर फिर भी आ जाता है ना, यूजीसी नेट में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो हम जान लेंगे, तो हमको लॉस है नहीं, तो पढ़ो। ये तुक्का से कर सकते हैं, मतलब तुक्का कहने के सेंस से एलिमिनेट करके। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ क्या डी स्कूलिंग सोसाइटी हमारा क्या है, इवैनिलिक, इसी से हो गया, बाकी एलिमिनेट हो गया। फिर भी हम बाकी को देख लेते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली हमारा, आरडी लाइन, एंटी सोशल फैमिली हमारा, तो ये हमारा एम्पेरेट एंड मैकिन्टोश, और स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, ये हमारा एसबोल्ड एंड एथगेनेटिस। तो भाई याद रखना, ये जाहिर सी बात है बाकी तीन जो नाम दिए वो हमारे काम का नहीं है, डी स्कूलिंग ही है, लेकिन फिर भी यूजीसी नेट में तो आ जाता है, तो उस बेसिस पे ध्यान रखना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा फॉर्मल एजुकेशन विद लर्निंग वेब्स एंड नेटवर्क को रिप्लेस करना। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पर ऑप्शंस बदल गए थे, करो। सीटेड का ही ये भी क्वेश्चन। बिल्कुल, ये क्या है हमारा एकेडमिक ग्रेडिंग सिस्टम। इवैनिलिक सर्विस टू एजुकेशन ऑब्जेक्ट, स्किल एक्सचेंज, पीयर मैचिंग था ही। ये एकेडमिक ग्रेडिंग सिस्टम की बात उन्होंने नहीं करी। नेक्स्ट, ओके सॉरी सॉरी, इसका आंसर ही आ गया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डी स्कूलिंग सोसाइटी लर्निंग वेयर स्किल एक्सचेंज और इंसर्ट। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी में उन्होंने डिस्क्राइब किया था क्रिटिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन। लर्निंग वेब में उन्होंने पीयर टू पीयर नॉलेज एक्सचेंज की बात की। स्किल एक्सचेंज में उन्होंने क्या बोला, डायरेक्टर ऑफ वॉलेंट्री स्किल ट्यूटर्स। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जहाँ पे नॉन ह्यूमन लर्निंग रिसोर्सेज फॉर्म, जैसे लाइब्रेरी था हमारा, है ना, हमारा लेबोरेटरी था, इन सबको हम एक्सेस कर सके। तो ये चीज इलिक ने अपने इन 4 पॉइंट्स जो इनके की पॉइंट्स थे उनके अंदर उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 12। हमने पढ़ा है, जो हम जैसे ही हमने इलिक का बायोग्राफी खत्म किया उसके बाद ही जो हम लोग पहला स्लाइड पढ़े उसमें पहला लाइन था, और उस समय भी मैंने वो लाइन चीज को बोला था। वेरी गुड। तो ये क्या हमारा, यस,
एनार्किस्ट एंड लिबर्टेरियन, क्या एनार्किस्ट एंड लिबर्टेरियन, वो अराजकतावादी थे। और इसी में ना उन्होंने बुक्स दिया था, एक मिनट, ये रहा रेडिकल एनार्किस्ट, और जिसके अंदर वो हमने बुक की बात करी, ये 4 बुक उसकी बेस पे पब्लिश किए, कॉन्विबिलिटी, मेडिकल नेमेसिस, स्कूलिंग सोसाइटी, ये सारा हमारा। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत आसान है, सिंपल। यस, पीयर लर्निंग एंड कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क। तो ये 13 क्वेश्चन मुझे मिले थे जो अलग अलग थे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि हमने क्या क्या कर रखा है ऑलरेडी, और जेकेपीएससी बैच में भी जो इनरोल करना चाहते हो वो आप इनरोल कर सकते हो, आपकी नई सिलेबस भी आ चुकी है। एंड जिन लोगों को क्रैश कोर्स में इनरोल होना है, इनरोल कर लो गाइस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस बहुत लो है इसकी भी, 1500 से भी कम इसकी प्राइस है, 1400 से भी कम इसकी प्राइस है, तो आप इनरोल कर सकते हो। अभी आपका हम लोग जो है ये की पॉइंट कोर्स जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको स्ट्रैटेजी दे रही, फुल मॉक टेस्ट हो रहा है, और अभी मैं इसमें प्रिपेयर कर रही हूँ 4, और आपका एक मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट बेस्ड कोर्स भी आ रहा है, जिसमें आपके सुपर क्वेश्चंस होंगे। और मेरे क्वेश्चंस आप जानते हो कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस कितने हाई स्टैंडर्ड, एनटीए को भी फेल करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो डू अटेम्प्ट, डू ज्वाइन, अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, या सिर्फ मॉक टेस्ट जिनको ज्वाइन करना है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट वाली कोर्स आएगी आपकी सैटरडे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस प्लीज सभी को कोर्सेज को, ऐप को रेट करो। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ो, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। तो चलो हम सेशन को यही पेंट करते हैं। टेक केयर एवरीवन।